वैज्ञानिकों तक को प्रभावित किया कि जब दुनिया का पहला एटम बम बना 16 मई 1945 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत जब दुनिया का पहला परमाणु विस्फोट हुआ तो एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इस विस्फोट को देख के ये बोला कि मुझे इसे देखकर श्रीमद् भगवद गीता का वह वाक्य याद आता है कि यदि मैं सृजन हूं तो मैं ही संहार भी हूं। यह बात उन्होंने अपने मेमोयर में कोट की। दूसरी तरफ देखिए तो वह पंजाब नजर आता है जिसने अलेक्जेंडर के जमाने से लेके ग्रीक, हूण, शक, यमन, मंगोल, अफगान सारे भारत पर होने वाले आक्रमणों को जिन्होंने दुनिया में भले ही तबाही मचाई हो मगर इस पंचनद, जिसे प्राचीन काल में पंचनद कहते थे, उसी से 5 नदियों से पंजाब बना है, उसके द्वार पर आकर वह ध्वस्त हो जाते थे। तो इसके लिए एक पंक्ति कहूंगा कि ग्रीक, हूण, शक, यमन हारते थे भूमि पर और टूटते थे हौसले पंचनद के तीर पर। और फिर आज अवसर है स्वर्गीय बलराम दास जी टंडन जी की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान का। अगर यह देश सुरक्षित रहा तो जिसे कहते हैं ना सोड और पंजाब, उसका बहुत बड़ा भूमिका रही, परंतु देश की संस्कृति, देश का समाज यदि सतत जागृत रहा तो उसमें ऐसे तमाम महानुभावों ने समय समय पर अपने जीवन के समस्त मधुर मनोभावों की आहुति देकर अपने जीवन के क्षण क्षण को मां भारती के लिए समर्पित करके अपने जीवन का जो योगदान दिया, बलराम दास जी टंडन जी उस भूमिका में थे जिसे हम लोग संघ के शाखाओं में एक गीत गाते थे, हम केशव के अनुयायी हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंद भटकते पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बल तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। तो जिन्होंने अपने पूरे जीवन को एक पथ दर्शक दीपक की तरह, जो अभी संजय जी बता रहे थे कि आज का दौर तो एक दूसरा है, मगर उस दौर में यदि पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण त्याग और तपस्या के साथ जिन लोगों ने काम किया, आज यदि भारतीय जनता पार्टी का भव्य भवन आपको संपूर्ण विश्व में दिखाई पड़ता है तो उसकी नींव की ईंट में ऐसे पत्थर लगे हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा, त्याग और समर्पण के साथ अपने को पूर्णतः समर्पित करके इसका आधार बनाया। बलराम दास जी टंडन उनमें से एक। और मैं यह भी कह सकता हूं, आजादी के बाद कांग्रेस के पहले अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे, जो कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवाद के विचार के प्रतीक थे। और जवाहरलाल नेहरू जी ने चूंकि फिर यह कहा कि अब साहब 2 पावर सेंटर नहीं होने चाहिए, इसलिए चुनाव जीतने के बाद भी टंडन जी को इस्तीफा देना पड़ा था। यदि राजर्षि टंडन जी के बाद यदि दूसरा कोई टंडन जी के नाम से ध्यान उत्तर भारत में आता है तो वह स्वर्गीय बलराम दास जी टंडन। अब आज का यह अवसर, आज भी एक सुंदर संयोग बनाकर यह अवसर आया। कल हमने कारगिल विजय दिवस मनाया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के गंगईकोंड चोलपुरम में राजा राजेंद्र चोल के नेवल एक्सपेडिशन के 1000 साल पूरा होने के स्मृति में एक सिक्का जारी कर। और फिर इतना ही संयोग नहीं है, अभी चंद दिन पहले भारत ने यूपीआई ट्रांजैक्शन, जो हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, उसने वीजा को छोड़कर पूरी दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करने वाला प्लेटफॉर्म होने का गौरव हासिल किया। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी भारत की संसद में भारत के एक फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदंबरम साहब, जिन्होंने खड़े होकर कहा था डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि यहां के लोग तो कम टैक्स सेवी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना नहीं जानते हैं। मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के जन जन की क्षमता और योग्यता पर पूर्ण विश्वास था और आज हम दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 के देश हैं।
और सिर्फ नंबर 1 के देश नहीं है, वी अकाउंट फॉर 48% ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन इन द वर्ल्ड, विच इज इफ यू पुट अमेरिका चाइना टुगेदर उससे ज्यादा है। और ये सब कुछ होने के बाद वो दौर भारत ने देखा है, किसी दौर में हम इंग्लैंड और अमेरिका की यूनिवर्सिटी की तरफ देखते थे कि वो हमें कुछ सिखाएंगे। आज दिसंबर में आपने एक न्यूज सुनी होगी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर एक रिसर्च की है कि ये मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतना ह्यूज कैसे हुआ। यानी अब भारत उस मुकाम पर पहुंचा है। बदलाव का ये दौर सिर्फ इतना ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो वन ऑफ द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज पावर, बिजली। अब जब हमारी सरकार आई थी तब बिजली का उत्पादन मुख्यतः कोयले से होता था। अगर हम कोयले के द्वारा ही पूरी बिजली का उत्पादन करेंगे तो जो इकोनॉमी पे असर होगा वो तो अलग छोड़िए, एनवायरमेंट के ऊपर क्या असर। इसलिए क्लीन एनर्जी की शुरुआत हुई और भारत मात्र कुछ दिन पहले भारत की पावर की जनरेशन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50% क्लीन एनर्जी से करने में सफल हुआ है। और ये 50% का टारगेट अचीव करना एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामान्यतः गवर्नमेंट कोई टारगेट रखती है तो टारगेट समय पे अचीव नहीं होते, आगे बढ़ाना पड़ता है। परंतु ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने टारगेट रखा कि 2030 तक हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन 40% क्लीन एनर्जी होगी, और वो टारगेट 8 साल पहले 2022 में अचीव। फिर रिवाइज टारगेट रखा गया कि 2030 में 50% हमें टारगेट अचीव करना, और वो 2025 में अचीव। ये दर्शाता है कि भारत की क्षमता और प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है और एक नया स्वरूप धारण कर रहा है। और इन सब के साथ साथ हम आज वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। एक दौर था, हम लोगों ने वो बचपन में वो गीत जरूर सुना होगा ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। मगर वो गाना जब शुरू होता है उससे पहले प्राण क्या बोलता है मनोज कुमार से, तुम्हारा देश 2 रोटी खाता है तो उसमें से 1 दर्जे की रोटी खाता है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया? इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। ये 1970 का दशक। आज आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने लास्ट ईयर कहा कि इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रोथ इज गोइंग टू बी 15%। मॉर्गन स्टैनली ने अभी अपनी रिपोर्ट दी है और उसने कहा है कि नेक्स्ट डिकेड में, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने नेक्स्ट ईयर के लिए कहा, उसने कहा नेक्स्ट डिकेड में भारत वर्ल्ड की ग्रोथ में 1/5 कंट्रीब्यूशन करके वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। और इसी के साथ सिर्फ इतना ही नहीं है, नई टेक्नोलॉजी की एडेप्टेबिलिटी कैसे हो रही है। आज एआई का जो ग्लोबल समिट हुई पेरिस में, तो इमैनुअल मैक्रॉन के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चेयर बने। यानी भारत वर्ल्ड में की एआई समिट में को प्रेसिडेंट बनकर खड़ा है। एआई के एडॉप्शन में भारत दुनिया के सबसे अग्रिम देशों में से एक है। 5G रोल आउट में सबसे फास्टेस्ट देशों में से एक है। ये नए भारत का नया स्वरूप उभरता हुआ सामने आ रहा है। और इतना ही नहीं है, इसी के साथ साथ हम 16 करोड़ से अधिक लोगों को, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला। जो अभी आईएमएफ ने एक डाटा दिया है उसके अनुसार जो असमानता होती है, यानी